अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है कि जिसका वजूद कुरान पाक से साबित है। वो अलग बात है कि लोग इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कहीं पे इनको जिन्नात, कहीं पे इनको भूत प्रेत और कहीं पे साया वगैरह कहकर मुखातिब किया जाता है। लेकिन इनको जिस भी नाम से मुखातिब किया जाए, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि कोई ऐसी एंटिटी जो कि नेगेटिव हो और जो कि नॉर्मल नहीं देखी जाती, और हमारी दुनिया में हमें वो बहुत कम ही नज़र आते हैं। तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि हमारे लिए बाइस से खौफ हो, उनको हम ये सब नाम देते हैं और कुरान करीम उसको जिन्नात का नाम देता है। डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल पर इसी तरह की जिन्नात से रिलेटेड और अदर मिथिकल क्रिएचर से रिलेटेड स्टोरीज़ अपलोड होती रहती हैं। अगर आपको ऐसी ट्रू हॉरर स्टोरीज़ एंड मिथिकल स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को थम्स अप दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इसको एंजॉय किया या नहीं। चैनल पर और भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो प्लीज़ उनको भी विज़िट करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सब की भेजी स्टोरीज़ पर बारी बारी वॉइस ओवर किया जाएगा। तो चलिए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठकर इस स्टोरी को एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम एंड्रयू चार्ल्स है और मैं यूएसए का रहने वाला हूँ। जो स्टोरी आज मैं सुनाने वाला हूँ वो तकरीबन कुछ माह पहले मुझे भी ना पता थी। ये जो भी स्टोरी आज मैं सुना रहा हूँ ये सब कुछ मेरे दादा के साथ हो चुका है। हालांकि ये मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ उनके साथ। तो ये तब की बात है कि जब हम लोग अपने विलेज से सिटी की तरफ जा रहे थे, अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से ही उस गांव में रहा करती थी जो कि यूएसए के टेक्सास स्टेट में आता है, और हम अब किसी डेवलप सिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। सिटीज़ के नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगा, बस हम किसी डेवलप सिटी की तरफ जा रहे थे बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। तो घर का सारा सामान पैकअप करते हुए हमने दादा के कमरे को भी खोला, जो कि कई अरसे से बंद पड़ा हुआ था। ना आज तक मैंने कभी पूछा था कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि उसको कभी ओपन नहीं किया गया, ना ही उसके लॉक्स वगैरह को खोला गया था। उस पे हमने हमेशा ताला ही लगा हुआ देखा था। लेकिन जब घर की शिफ्टिंग की जा रही थी तो दादी ने कहा कि दादा का जितना भी सामान है वो भी हमारे साथ न्यू घर में ही जाएगा और उसको कहीं भी फेंका या सेल नहीं किया जाएगा। लिहाजा उनकी बात को माना गया और दादा के रूम का लॉक कई सालों बाद खोला गया। और मेरी ज़िंदगी में तो मैंने पहली बार ही उस कमरे का दरवाज़ा खुलते देखा था। अंदर बड़े बड़े मकड़ी के जाले बने हुए थे और हर तरफ धूल मिट्टी चीज़ों के ऊपर जमी हुई थी। उधर लॉकर वगैरह पड़े हुए थे और छोटे मोटे बक्से वगैरह। अब उस तमाम सामान को अच्छे से झाड़ा गया और उसके बाद उसको कमरे से बाहर ले जाने का काम शुरू किया गया। तो उनकी एक अलमारी को उठाकर बाहर लेकर जाया जा रहा था कि अचानक से उसमें से कुछ सामान बाहर गिर पड़ा, जिसमें एक दो पेन थे, कुछ कागजात और एक छोटी सी डायरी थी, जिसको मैंने उठाकर झाड़कर ऊपर रखना चाहा। जिसको मैंने उठाकर झाड़ा और ऊपर रखने ही लगा तो डायरी पर मैंने पढ़ा कि मेरे दादा का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था। ये देखकर मैंने वैसे ही बेध्यानी में उसका फर्स्ट पेज खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, मेरा ये तो मानना है कि जो भी पढ़ेगा वो तब ही पढ़ेगा शायद जब मैं इस दुनिया में ना होऊंगा, लेकिन जो भी ये डायरी पढ़े तो मेरी उससे बस एक इल्तिजा है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो इसको सच माने, क्योंकि मेरे ज़िंदा रहते तो मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। लिहाजा
वो तो मेरी बात का यकीन करे कि जो ये डायरी पढ़ेगा। बस फ्रंट पेज पर सिर्फ यही लिखा हुआ था। इससे आगे मैंने एक भी पेज मूव ना किया और उस डायरी को झट से वही बंद करके अपने हाथ में पकड़ लिया। क्योंकि घर की शिफ्टिंग हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं इसको अब न्यू घर जाकर ही पढ़ूंगा। और दादा ने बीच में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि उनका यकीन किसी ने नहीं किया था। बस यही सोच रहा था कि इतनी ही देर में मेरी दादी की आवाज़ आई कि तमाम सामान ध्यान से बाहर निकालना। तो मैंने उनको हाँ में जवाब देते हुए कहा कि अच्छा दादी, तमाम सामान ध्यान से ही निकाला जाएगा। अब तमाम सामान को ट्रक में लोड करके और फैमिली को पहले ही बस पर रवाना कर दिया गया था। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ट्रक के साथ उस न्यू सिटी की तरफ जाने लगे जो हमारा न्यू घर था उस सिटी में। उसके साथ फर्नीचर वगैरह भी घर में अवेलेबल करा कर दिया गया था, लेकिन कुछ ज़रूरत का सामान जो कि हम फेंकना नहीं चाहते थे और जिससे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी, वही सिर्फ हम ट्रक में लोड करके साथ लेकर गए थे। जब हम अब अपने न्यू घर के बाहर पहुंच गए तो हमने तमाम सामान अनलोड किया और हमने एक अनलोड फैसिलिटी को बुक किया कि जिन्होंने वो सामान अनलोड करवाना था। 1 से 2 दिन लगे पूरे घर की सेटिंग होने में। मेरा भी न्यू कॉलेज में एडमिशन कराया गया। उसके बाद जब पूरा घर बिल्कुल सही से सेट हो गया तो मेरे ज़हन में दोबारा से आया कि मुझे वो डायरी पढ़नी थी। वो मैंने बिल्कुल संभाल के अपने बैग के अंदर रखी हुई थी। ये रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तमाम घर वाले खाना वगैरह खाकर अपने अपने रूम्स में चले गए थे और मैं भी अपने रूम में चला गया था। मेरे रूम में एक काफ़ी अच्छा सा स्टडी टेबल वगैरह भी बना हुआ था कि जिस पर बैठकर काफ़ी आराम से स्टडी की जा सकती है कंफर्टेबल होकर। तो मैंने उस डायरी को खोला और उसका वो पेज जो कि मैं पहले पढ़ चुका था उसको स्किप करते हुए नेक्स्ट पेज की तरफ गया। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरे दादा ने लिखा हुआ था कि मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी और तब मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। हमारे गांव में इतनी कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी और लोग शहर भी बहुत कम आया जाया करते थे। मेरा तो इतना कोई शहर कभी चक्कर भी नहीं लगा करता था। बस मैं 1 से 2 दफ़ा ही अपने वालिद के साथ शहर की तरफ गया था और वो जगह तो ऐसी थी कि जैसे हमारे गांव और उस शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। बल्कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया था। वो 1-2 से चक्कर भी हमारे फसलों की डीलिंग के लिए लगे थे क्योंकि हमारे घर वाले खेती बाड़ी किया करते थे गांव में और हम अपने अनाज वगैरह को बेचने के लिए और अच्छी कीमत लेने के लिए शहर जाया करते थे। वालिद तो मेरे हर सीज़न जाया करते थे लेकिन मैं भी 1 से 2 दफ़ा उनके साथ गया था। और हमारे गांव में इतनी कोई घूमने फिरने की जगह भी ना थी। एक वाटर पार्क हमारे गांव में थी जो कि गांव से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर थी और काफ़ी अरसा पहले बनाई गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अबैंडन हो चुकी थी और काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी। जब से मैंने तो होश संभाला था उस पार्क को हमेशा बंद ही देखा था और कभी जो है वो मैं वाटर पार्क का एक्सपीरियंस कर भी ना पाया था अमेरिका में रहते हुए भी। लेकिन जब मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी और मेरी शादी भी हो चुकी थी तो उसके कुछ अरसे बाद ही उस वाटर पार्क पर दोबारा से जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया और 5 से 6 माह बाद ही उस पार्क को दोबारा से ओपन कर दिया गया। मुझे भी काफ़ी शौक़ था वहाँ जाने का, लेकिन हमारे पास इतने पैसे होते नहीं थे कि हम इन चीज़ों पे खर्च कर सकें। जब मेरे पास इतने पैसे जुड़ गए तो मैंने अपने और दोस्तों के साथ प्लान बनाया और हम 4 दोस्त रेडी हो गए वाटर पार्क जाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। इससे पहले मैंने कभी वाटर पार्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने अपने घर भी बताया तो घर में से मुझे सब ने इजाज़त दे दी, लेकिन मेरी बीवी मुझसे नाराज़ थी। उसने कहा कि तुम ये पैसे जोड़कर घर खर्च करने के बजाय ऐसी जगह पर जा रहे हो। लेकिन मेरी भी चूँकि कम उम्र में शादी कर दी गई थी इसलिए मुझे वहाँ जाने का इतना शौक़ था कि मैंने उसकी भी कोई बात ना सुनी और हम चारों सुबह 7 बजे ही उस पार्क के लिए निकल पड़े। पार्क जाकर हमने टिकट्स ली
और उसके बाद पार्क के अंदर चले गए। वहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची स्लाइड्स और काफ़ी स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए थे। तरह तरह की स्लाइड्स थी और तरह तरह के पूल्स थे। मुझे तो समझ ना आ रहा था कि पहले कहाँ नहाऊं या कौन सी स्लाइड वगैरह लूँ। मैं तो बौखलाहट में कभी यहाँ जाता था और कभी वहाँ, कभी इस पूल में डुबकी लगाता था, कभी उस पूल में। लेकिन उस वाटर पार्क में एक स्लाइड ऐसी भी थी जिस पर वार्निंग का साइन लगा हुआ था। हालांकि वो बिल्कुल देखने में नॉर्मल लग रही थी और कहीं से भी ख़राब ना लग रही थी। और जिस पूल में वो जा रही थी वो पूल भी पानी का भरा हुआ था और साफ़ था। और वो स्लाइड्स बाकी सारी स्लाइड से मुख्तलिफ लग रही थी। और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी स्लाइड की तरफ जाऊं और उसी को लूं। हालांकि मेरे दोस्त वो वार्निंग साइन देखकर पीछे पलट गए, लेकिन मेरा पलटने का दिल ना किया क्योंकि उसमें ऐसा कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा ये मेरी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी वाटर पार्क का, तो मैं कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना चाहता था। मैं सोच रहा था हो सकता है ये वार्निंग साइन पहले का लगा हुआ हो और पार्क रिपेयर करने के बाद इसको उतारना भूल गए हो। लिहाजा मैं स्लाइड की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते बिल्कुल टॉप पर पहुँच गया। टॉप से देखने पर भी पता चला कि स्लाइड में कहीं कोई क्रैक वगैरह नहीं है और बिल्कुल साफ़ है और पानी भी निकल रहा था उस स्लाइड से। लिहाजा मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ देना भी मुनासिब ना समझा क्योंकि मुझे पता था मैं 1 से 2 मिनट में नीचे पहुंच जाऊंगा, फिर उनके साथ मिलकर उसी तरफ चला जाऊंगा। जैसे ही मैं स्लाइड के ऊपर बैठा और स्लाइड ली तो स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती गई कि मानो मैं किसी रॉकेट में बैठ गया हूँ कि मुझे आसपास का सब कुछ धुंधला नज़र आने लग गया। और तब पता चला कि जब मैं एक झटके से पानी के अंदर जा गिरा। जब मैं पानी के अंदर गिरा और पानी से बाहर निकला तो जो नज़ारा मैंने देखा वहीं से इस सब की शुरुआत हुई। जब मैं पानी से बाहर निकला तो पूरा मंजर ही चेंज हो चुका था। आसमान पे बिल्कुल काला अंधेरा था और पूरा आसमान सुर्ख हुआ था। ये रात का अंधेरा था और इतना गहरा अंधेरा मैंने आज तक ना देखा था। उसके अलावा जो चांद चमक रहा था वो भी एक ना था बल्कि 3 चांद थे आसमान पर, और वो भी इतने सुर्ख के मानो उनसे खून निकल रहा हो, जिसकी रोशनी उस काले आसमान पर फैल रही थी। और वो काला और लाल रंग मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि मानो दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। और हवा में इतनी ज़्यादा नमी थी कि मैं 2 मिनट में ही दोबारा गीला हो रहा था और हर तरफ चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। दीवारें भी बिल्कुल गीली थी और स्लाइड्स पर भी ऐसे कोई चिपचिपी चीज़ लगी हुई थी, फर्श पर भी। और जहाँ जहाँ मैं देख रहा था वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चिपचिपाहट भरी चीज़ गिरी हुई है। वो बिल्कुल वैसी ही पार्क थी कि जैसे मैंने अभी अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस की थी 1 से 2 मिनट पहले, लेकिन अब बिल्कुल तमाम मंजर चेंज हो चुका था। मैं जल्दी से पानी से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने अपने दिमाग पर ज़ोर से थप्पड़ मारे कि हो सकता है मेरा दिमाग हेलुसिनेशंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो कुछ मैं देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जो कुछ देख रहा था वो असल में वहाँ पर मौजूद था। पानी से तो मैं बाहर निकल आया था, लेकिन अब मुझे इतना ज़्यादा खौफ और तन्हाई महसूस हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खाली तन्हाई ही नहीं, वो आसमान पर 3 चांद का होना और बिल्कुल सुर्ख रंग के और सिर्फ पिच ब्लैक डार्क अंधेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं मर के किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैं दोबारा से उस स्लाइड के ऊपर गया क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे मैं स्लाइड से बैठकर इस दुनिया में पहुंच आया हूं तो हो सकता है दोबारा से इसके ऊपर बैठने से मैं वापस चला जाऊं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं दोबारा से अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं। मैं स्लाइड लेने लगा, लेकिन इस दफ़ा ना ही तो स्पीड तेज़ हुई और ना ही मैं पानी में गिरने के बाद जब दोबारा निकला तो मैं अपनी दुनिया में गया। ऐसा कुछ भी ना हुआ। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था और मैं बस यही कही जा रहा था कि ये मेरा ख्वाब हो
लेकिन वो ख्वाब कतन ना था। मैं दोबारा से उसी स्लाइड के ऊपर गया, लेकिन अब की बार जो मैंने मंजर देखा वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और अजीब था। मुझसे काफ़ी दूर फासले पर आसमान पर काफ़ी सारे काले साए उड़ रहे थे इधर से उधर, और दरख्तों से भी काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी। इतनी देर में मैंने देखा जो वाटर पार्क का एक और मोन्यूमेंट सा बना हुआ था, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा काला शैडो निकलकर बिल्कुल फिज़िकल फॉर्म इख्तियार कर रहा था और इधर से उधर घूम रहा था। ये बात मुझे तब तो अंदाज़ा नहीं हुई थी, लेकिन ये एक मिरर मतलब पैरेलल वर्ल्ड थी, हमारी दुनिया की उल्ट, लेकिन वहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ रहती थी। जैसे ही मैंने इस बात को रियलाइज़ किया तो मैं ख़ुद को उस जगह पर बाउंड महसूस कर रहा था और मुझे वहाँ से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता ना पता था। मैं किसी तरीके वहाँ उस डायमेंशन में एंटर तो कर गया था, लेकिन अब मुझे ये ज़रा भी ना पता था कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। पता तो तब होता ना कि यहाँ भी जब मैं अपनी मर्ज़ी से आया होता, लेकिन मुझे तो अब कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लिहाजा जो साथ एक मोन्यूमेंट सा था जिसमें से वो एक ब्लैक सी एंटिटी निकल कर बाहर गई थी, मैं उसके अंदर एक दफ़ा को छुप कर बैठ गया, क्योंकि काफ़ी सारी अजीबोगरीब मखलूक़ें वहाँ से गुज़रने लगी थीं और ऐसे स्मेल कर रही थीं हवा में कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या ही सूंघ लिया है, और आपस में भी एक दूसरे के साथ खड़ी हो रही थी, फिर कुछ बातचीत करके इधर उधर निकल जाया करती थी और काफ़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी कि इतनी देर में मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने मेरे पाँव से पकड़कर मुझे ज़ोर से बाहर खींचा है। मेरा पूरा जिस्म भी पीछे से छिला गया था, और अजीब बात तो एक ये भी थी कि वहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, दीवारें थीं, वो तमाम बिल्कुल हल्की हल्की गीली और चिपचिपाहट से भरी हुई थी। मुझे इस चीज़ की समझ ना आ रही थी, और पूरी आबो हवा में छोटे छोटे से पार्टिकल्स उड़ रहे थे, और मेरा वहाँ पर उन चीज़ों के बीच में बिल्कुल अकेला होना। आप जैसा कोई अगर अपने आप को ऐसी जगह पर सोचे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए 2 से 3 मिनट गुजारना मुहाल हो जाएंगे। लेकिन अब मेरा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि मैं कैसे यहाँ से अपनी ज़िंदगी बचाकर बाहर निकल सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों को अबूर करते हुए, इन तमाम चीज़ों और मखलूक़ों से अपनी जान को बचाते हुए कैसे मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। वो स्लाइड वाला एक्सपेरिमेंट तो मैं पहले ही कर चुका था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ था। तो मैं अब अपनी दुनिया में जाऊँ तो जाऊँ कैसे? वो जिस चीज़ ने भी मुझे खींचा था, खींचने के बाद मुझे वहीं पर छोड़ दिया, और मैं भी बिल्कुल नीचे ऐसे पड़ा रहा कि जैसे मुझ में जान ही नहीं है, और मेरे ऊपर से वही ब्लैक शैडो इधर उधर गुजरते रहे, लेकिन उनकी मुझ पर कोई नज़र ना पड़ी, क्योंकि मैं बिल्कुल साकिन और चुप पड़ा रहा। और जैसे ही वो चीज़ें वहाँ से थोड़ा दूर हुई तो जो मैं वाटर पार्क की एग्ज़िट है उसकी तरफ हल्का हल्का बढ़ने लगा, चीज़ों के पीछे से होता हुआ, क्योंकि चीज़ों के पीछे से मैं इसलिए होता हुआ जा रहा था क्योंकि काफ़ी सारी क्रिएचर्स ऐसा लग रहा था कि वहाँ मुझे ही ढूंढ रही हैं, और मेरा वहाँ आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको अपनी इस पैरेलल वर्ल्ड में किसी गैर का आना कतन पसंद नहीं आया था। वो भी बहुत गुस्से में थी, और मैं इतना तो जानता था कि उनके हत्थे चढ़ते ही वो मुझे मार देंगी। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था, बस मैं ये चाहता था कि मैं किसी तरीके कोई ऐसा गेटवे ढूंढ लूँ जो कि मुझे मेरी ही दुनिया में वापस ले जाए। इसी तरीके छुपता छुपाता हुआ मैं उस पार्क के एग्ज़िट पे पहुंचा, और एग्ज़िट पर बहुत बड़े बड़े से 2 अजीबो गरीब किस्म के साए खड़े हुए थे, और वो साए भी ऐसे हुआ करते थे कि 2 सेकंड तो वो ऐसे लगता था कि जैसे कोई फिज़िकल एंटिटी नहीं, और फिर 2 सेकंड बाद वो कोई फ़िज़िकल शेप इख्तियार कर लेते थे। हर एक क्रिएचर की शेप एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। उधर काफ़ी किस्म की नेगेटिव एंटिटीज़ फिर रही थी कि जो कि आज से पहले ना कभी किसी ने सुनी होंगी और ना ही कभी किसी ने देखी होगी। जो सब कुछ मैं देख रहा था वो मैं जानता था। जैसे ही वो दोनों चीज़ें
गेट की एग्ज़िट से हट के इधर उधर हुई। मैं आराम से बाहर निकलने लगा कि अचानक से उन चीज़ों ने मुझे देख लिया और मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन उन चीज़ों ने मेरे पीछे भागना शुरू ना किया, बल्कि वो गायब हो के अपना जो है वो फासला तय कर रही थी। ना ही वो दौड़ रही थी, ना ही वो भाग रही थी, बल्कि अभी अगर वो मुझसे 6 कदम दूर हैं तो गायब होकर वो मुझसे 3 कदम की दूरी पर आ जाया करती थी। ऐसे करके वो मेरी तरफ बढ़ रही थी कि इतनी देर में साथ वाले जंगल में मैं घुस गया। काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे वहाँ पर, और एक दरख्त के पीछे जाकर मैं बैठ गया और वो चीज़ें मुझे ढूंढने लगीं। और उन्होंने कुछ इस तरह की आवाज़ निकाली कि ऊपर से दरख्तों के काले साए उड़ने लगे और यूं ही लग रहा था कि वो भी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। लिहाजा मैं सिसकियाँ लेता हुआ दरख्त की ओट में बैठकर उन चीज़ों को देख रहा था और बस ये सोच रहा था कि ये मेरा ख्वाब ही हो और बस अभी ख्वाब टूट जाए और मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा तो होने वाला ना था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ रियल में हो रहा था। वो चीज़ें काफ़ी शिद्दत से मुझे ढूंढ रही थी। आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी दुनिया में हैं कि जहाँ पे सिर्फ आपकी ज़ात है और उसके अलावा ऐसी क्रिएचर्स हैं जो आपकी जान की दुश्मन हैं, और आपके पास अपने घर वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। आसमान पर 3 सुर्ख रंग के चांद चमक रहे हैं, बिल्कुल काला पिच ब्लैक अंधेरा, और हर तरफ नमी। तो आप फील करें कि वो मंज़र कैसा होगा। इतनी देर में एक चीज़ ने मुझे देख लिया और बाकी चीज़ों को अपनी तरफ मुखातिब करते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया और वो सब मेरी तरफ भागने लगे। मैं भी जितना तेज़ी से मुमकिन हो सकता था वहाँ से भागने लगा। उनके भागने से मुराद यही है कि वो गायब होकर मेरे पीछे आ रही थी। लिहाजा मैं भी जंगल में ज़िग ज़ैग करते हुए चलने लगा। ये पूरी दुनिया बिल्कुल सेम मेरी दुनिया जैसी ही थी। वही जगह थी, वही रोड थे और वही सब कुछ। लेकिन इसमें बस यही था कि उस दुनिया में हम जैसे इंसान थे और इस दुनिया में ये मखलूक अपना बसेरा करके बैठी हुई थी। ये उस दुनिया की बिल्कुल उल्ट दुनिया थी, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब मैं इसी तरह ज़िग ज़ैग करते हुए भागा जा रहा था कि मैंने देखा कि जंगल तो अब ख़त्म हो चुका था और बिल्कुल सामने ही मेरे एक रोड आ चुका था, और रोड पर भी काफ़ी सारी क्रिएचर्स फिर रही थी। और रोड के दूसरी तरफ नहर थी जो कि हमारे गांव के साथ कनेक्ट होती थी, और वो पानी इतना ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था उस लाल रोशनी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तक भी अगर मैं ज़िंदा था तो ये मेरी बर्दाश्त और मेरी हिम्मत थी कि मैं ज़िंदा था। मैं जल्दी से उस रोड की तरफ भागा और वो चीज़ें भी मेरे पीछे भागीं कि इतने में ही मेरा पाँव फिसला और मैं उस नहर के अंदर जा गिरा। और नहर के अंदर भी काफ़ी सारी वही मखलूक मौजूद थी जो कि मुझे नहर के अंदर खींचने लगी, और मुझे 1 से 2 गोते आ गए, जिसके बाद बस मैंने समझ लिया कि अब मेरी मौत पक्की है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बाहर निकला तो मेरी आंखें चुभने लगीं और मैंने अपनी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी फील की कि ऐसे लग रहा था कि मानो मैं अंधा हो गया हूँ, जब मेरे आगे किसी ने सूरज ला कर रख दिया है बिल्कुल। अब जब मैंने अपनी आंखों को मसला और दोबारा खोल कर देखा तो हल्का हल्का नज़र आया कि मैं उसी वाटर पार्क की उसी स्लाइड के पूल में मौजूद था, और मेरे दोस्त अभी वहीं मेरे से दूर चले जा रहे थे। मैं जल्दी से उस पूल से बाहर निकला और अपने दोस्तों को जाकर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने सब उनको बताया, तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि अभी तुम 1-2 मिनट पहले ही हमारे साथ थे, हम तुमसे आगे क्या निकल आए, तुमने 1-2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ देख लिया। और मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहते काफ़ी अच्छा मजाक था और एक्टिंग तो उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने कहा मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं किसी और ही दुनिया में चला गया था। मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये स्लाइड लेकर देख लो।
इसी के ज़रिए मैं उस दुनिया में गया था और जो हमारे रोड के पास वाली नहर है उसी से मैं बाहर निकला। तो वो ये बात सुनकर काफ़ी हंसे और कहने लगे ये स्लाइड तो वैसे भी बंद है। मैंने कहा लेकर तो देखो, बिल्कुल सही है, मैं भी तो लेकर आ रहा हूँ। और मैं उस दुनिया में पहुँच गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि चलो हम भी लेकर देखते हैं और देखते हैं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम ये चाहते हो कि हम तीनों भी ये स्लाइड लें। खैर वो तीनों भी स्लाइड पर गए और बिल्कुल नॉर्मल स्लाइड लेके पूल में आए और फिर बाहर निकल आए और मुझे कहने लगे हाँ यार, वो दुनिया तो वाकई बहुत अजीब थी। लिहाजा मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी वहाँ गए हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि हाँ यार, वो दुनिया तो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और फिर हंसने लगे। यही जाहिर हो रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने उनसे अलविदा ली और अकेला ही पार्क से बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। उन्होंने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं रुकने वाला ना था। गांव में आकर मैंने कई बंदों को ये बात बताई लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा यकीन ना किया। वो सब यही कह रहे थे कि तुम गांव में मशहूर होना चाहते हो और एक किस्म की शोहरत हासिल करना चाहते हो जो तुम इस तरह की मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो। मेरे घर में से भी मेरा यकीन किसी ने ना किया। मेरी वालदा और मेरी बीवी फिर भी मेरे साथ थे लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि हमें लगता है तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम्हें चेक करवाना चाहिए या हो सकता है तुम्हें कोई दौरा आया है। उनके अलावा तो बाकी सब यही कह रहे थे कि झूठ बोल रहा है और साफ सफ़ेद झूठ बोल रहा है। लिहाजा मैंने काफ़ी बार उनको ये बात बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन ना किया। अब क्या होता था कि अक्सर मैं अपने कमरे में भी बैठा हुआ होता था आराम से नॉर्मल और अपनी पलकें वगैरह झपकता था। तो बीच में एक लम्हा ऐसा भी आता था कि जब मैं अपनी पलक झपक कर दोबारा खोलता था तो मेरे आगे तमाम मंजर दोबारा चेंज हो चुका होता था। मैं अपने घर में तो मौजूद होता था लेकिन उस पैरेलल वर्ल्ड में आ गया होता था जहाँ पर मेरे अलावा और कोई ना होता था। हवा में वही भारीपन, नमी, आसमान से वही लाल रोशनी निकल रही होती थी और वो चीज़ें बाहर फ़िज़ा में घूम रही होती थी। और कुछ देर बाद फिर आंख बंद करने के बाद मैं अपने आप को अपनी दुनिया में महसूस करता था। मुझे ये लग रहा था कि मुझे लगता है मेरा कोई कनेक्शन हो चुका था उस पैरेलल वर्ल्ड से, इसलिए मुझे वहाँ के नज़ारे आते रहते थे और मैं अक्सर अपने आप को उसी जगह पर महसूस किया करता था। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और मेरे घर वाले भी मेरा यकीन ना कर रहे थे। तो ऐसे में मैं करता तो क्या करता। लिहाजा मैंने अपने घर वालों को बस एक ही बात कही कि तुम मेरी बात का यकीन तो नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन जब मैं अचानक से यहाँ से गायब हो जाऊँगा तो समझ लेना कि वो चीज़ें मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई हैं। तो घर वालों ने इस पर भी मेरा मजाक बनाया और मुझे बस इस चीज़ का मशवरा दिया कि तुम अपना चेकअप करवाओ और इस तरह की बातें हमारे सामने मत किया करो। मेरी बीवी तो मेरे साथ हमदर्दी किया करती थी और मेरी वालदा भी, लेकिन बाकी तमाम मेरा मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक मैंने अपने दादा की डायरी जब पढ़ ली तो मेरी आंखों में भी काफ़ी आंसू आ चुके थे और मैं कुछ ऐसा पहली बार अपनी लाइफ में पढ़ रहा था। बेशक आज के दौर में ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ मौजूद हैं कि जिसमें पैरेलल वर्ल्ड और मिरर वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये 1990s की बात है कि जब गांव वाली साइड में ऐसी किसी चीज़ का पता भी ना था और मेरे दादा ने उन दिनों में अपनी डायरी में ये सब कुछ लिखा था और लास्ट पेज पर यह भी लिखा हुआ था कि मुझे लिखने का तो कोई शौक़ ना था, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी ये कोई डायरी खोल कर पढ़े तो ये यकीन करे कि मेरे साथ क्या हुआ था, बेशक वो जो भी हो। इसके आगे उस डायरी में कुछ भी ना लिखा हुआ था। लिहाजा हमारे घर में भी हमारे दादा के बारे में कोई इतनी बात नहीं किया करते थे कि वो उनकी वफ़ात कैसे हुई थी या क्या हुआ था, और हमने भी कभी किसी से ना पूछा था। लेकिन आज मैं पूछने पर मजबूर हो गया था। मैं अपनी दादी के पास गया और उनकी गोद में सर रख के पूछने लगा कि दादा कैसे इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे और सबकी काफ़ी फ़िक्र किया करते थे।
और किसी का दिल कभी नहीं दुखाया करते थे। तो फिर मैं पूछने लगा कि दादी, हमारे दादा के साथ हुआ क्या था, वो कैसे इस दुनिया से गए? तो दादी ने कहा कि कुछ अरसा उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तो एंड के दिनों में उन्होंने बस यही कहा था कि अगर मैं अब आप लोगों को कभी यहाँ पर नज़र ना आया तो समझ लेना वो चीज़ें मुझे ले गई हैं। ये हम नहीं जानते वो किन चीज़ों की बात किया करते थे। हम ये समझते थे कि उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब है। ये कहने के बाद एक रात वो अचानक ही गायब से हो गए। रात को तो वो घर में ही थे, लेकिन जब हम सुबह उठे तो उनका कहीं पर कोई नामो निशान न था। काफ़ी ढूंढा गया, गांव के इर्द गिर्द के इलाकों में भी ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं से भी ना मिले। लोगों ने यही कहा कि उनका तो दिमाग ख़राब हो चुका था, तो कहीं निकल गए होंगे और अब घर तो वो वापस शायद ना ही आए। इस बात को तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर चुके थे और हम सब ने ये तस्लीम कर लिया था उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया होगा, या वो अब इतने दूर चले गए हैं हमसे कि वो कभी वापस ना आएंगे। लेकिन जो हमारे घर के पास वाली नहर थी, एक दिन गोताखोरों को वहाँ से एक लाश मिली। तो लाश की जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो तुम्हारे दादाजी थे। ये बात सुनकर गांव में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा, क्योंकि वो 1.5 से 2 साल पहले लापता हुए थे और अब जाके उनकी लाश पानी में से मिली थी। और लाश भी ऐसी थी कि जैसे अभी उनकी मौत 1 से 1.5 घंटा पहले ही हुई थी। और जब उनको घर लाया गया था तो ऐसे लग रहा था कि उनके जिस्म में से पूरा खून चूस डाला गया है और उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सेहत भी वैसी ही थी। तो सारों ने ये कहा कि जो ये कहते थे हो सकता है इनके ऊपर किसी चीज़ का साया था, लेकिन जो दूसरी दुनिया की बात करते थे वो तो कतई ही गलत थी। अभी भी कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। दादी की ये बात सुनने के बाद मैं अपने कमरे में गया और इस बारे में गहराई से सोचने लगा और अपने दिल में ही कहने लगा कि दादा के साथ जो सब कुछ हुआ है, कोई यकीन करे या ना करे, मुझे इस बात पर पक्का यकीन है कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में गए थे और उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। और उनकी मौत होने की वजह ये नहीं कि उन पर कोई साया था, बल्कि उस पैरेलल वर्ल्ड की क्रिएचर्स उनको अपनी पैरेलल वर्ल्ड में ले गए थे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि कोई उनकी दुनिया में आया है और उन्होंने उनको मार के दोबारा इसी वर्ल्ड में वापस भेज दिया। आज तक मैं कभी उस वाटर पार्क की तरफ गया तो नहीं हूँ, लेकिन सुना ज़रूर है कि उस तरफ एक वाटर पार्क है। और अब कभी भी अगर मैं अपने गाँव की तरफ वापस गया तो मैं उस वाटर पार्क की तरफ ज़रूर जाऊँगा और उस स्लाइड की तरफ भी कि जहाँ पे दादा के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो डियर लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी और मज़ीद स्टोरीज़ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।